नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। वक्त है कुरुक्षेत्र का। अग्निवीर योजना के लॉन्च होने के अगले दिन प्रदर्शन हुआ, उससे अगले दिन ट्रेनों में आग लगाई गई। कुछ नेताओं के ट्वीट भी आए। आज तीसरा दिन है। सुबह से सिर्फ आगजनी, हंगामा, तोड़फोड़, लूटपाट, ऐसी ही खबरें हैं। अब ये क्या क्रोनोलॉजी है? इधर सेनाएं अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ा रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि पहले बैच की ट्रेनिंग इसी साल दिसंबर से शुरू भी हो जाएगी। 2 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक एयरफोर्स की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से ही शुरू होने वाली है। अब सवाल यह है कि इस अग्निपथ स्कीम को फ्लॉप करने की कोशिश में कौन सा तंत्र जुट गया है? किसके इशारे पर रेलवे की संपत्ति को टारगेट किया जा रहा है? अचानक ऐसा कौन सा नेटवर्क आ गया जिसने बिहार से यूपी और सिकंदराबाद से लेकर वाराणसी तमाम सीधे सीधे विद्यार्थियों को उकसा दिया? कौन सा यह सिस्टम है जिस पर इन्हें आप छात्र कह लें या इनमें शामिल और लोग या आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं? क्या इस फायर का कोई गॉडफादर है और इसका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर कहां है? कुरुक्षेत्र में आज हम इस पर बड़ी बात करेंगे, क्योंकि ये साफ है कि ये सारा मामला जो हो रहा है ये राजनीति से अछूता नहीं है। लेकिन आपको पहले सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस हिंसक आंदोलन के पीछे किसका हाथ बताया। और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया। जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अभी इसी अग्निपथ के विरोध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको जानना जरूरी है। कानपुर में स्कीम के विरोध में हिंसा के पीछे की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ। हिंसा के लिए बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। बॉयकॉट टीओडी इस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर हाईवे जाम करने, पुलिस चौकी को जलाने के लिए उकसाया जा रहा है। कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कई लोगों की पहचान की जा चुकी है और अब जांच आगे बढ़ रही है। तो ये देखिए आपके सामने ये व्हाट्सएप चैट है, इसमें बाकायदा बात हो रही है कि अब जो आगे है वो कहां जाना है, राम की देवी चौकी को फूंक देते हैं, ऐसी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये तमाम ये बातें जो है व्हाट्सएप पर हो रही हैं और अब ये आग आगे और भड़काने की तैयारी भी है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं, चाहे तीनों सेनाओं के प्रमुख हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कुछ कहा गया, या रेल मंत्री की तरफ से, सब मामला को शांत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से स्कीम को लेकर सफाई पेश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि स्कीम सबके भले के लिए। फिर भी ये आग अभी थम नहीं रही है। 4 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह साफरा साहब हमारे साथ हैं। साफरा साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ 2 मेहमान जो कि हमारी सेनाओं से जुड़े रहे हैं, 40 वर्ष सेवाएं अपनी दी हैं। मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब भी। जनरल साहब, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मनोज तिवारी जी आपसे करना चाहता हूं। अभी गिरिराज जी ने जो बात कही है, ये वो इस आंदोलन के पीछे कह रहे हैं कि छात्रों से ज्यादा गैर छात्र हैं। सीधा सीधा इशारा विरोधी पार्टियों पर कर रहे हैं कि यह आग जो है आपके विरोधियों के द्वारा लगाई जा रही है। लेकिन यह कहना आसान है क्योंकि आग अब एक जगह सीमित नहीं है, कई जगह फैली हुई है। बिल्कुल सौरभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो विरोध हुआ है कल, इसके पीछे बहुत सारी साजिशें काम कर रही हैं, जिन्होंने मोटिवेट करके एक प्लान के तहत ऐसा विरोध कराया है। और गिरिराज सिंह ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज इस देश को साजिश करने वाले, जलाने वाले कोई पहली बार तो जला नहीं रहे हैं। उनको तो जलाने वालों को जलाने का मौका मिलना चाहिए। तो ये एक चुनौती है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं, जब मैं शुरुआत कर रहा हूं, सभी जितने प्रतिनिधि हमारे आज के डिबेट में हैं सबको नमस्कार करते हुए, मैं समझता हूं आज का डिबेट इस देश के लोगों को, युवाओं को एक नई नई जानकारियां देगा और हम उसका मान रखेंगे। हमारे हिसाब से ये जो अग्निवीर है, ये देश सेवा का एक अप्रतिम अवसर दिया गया है, जिसमें
इसको समझने की जरूरत है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके मैं देश के सभी युवाओं से, या जो लोग विरोध में शामिल हो गए होंगे किसी साजिश से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, उनको भी बोलना चाहता हूं, इसको समझिए। इस देश के यूथ का भला चाहती है केंद्र की सरकार और इसको समझने की आवश्यकता है। भारतीय युवाओं को आत्मनिर्भरता का ऐतिहासिक अवसर देने वाला यह कदम है। मैं 2 दिन से इसका स्टडी कर रहा हूं सौरभ जी, और आज जो भी बात करूंगा काफी मैंने स्टडी करके लाया है। मैं ये मानता हूं कि 24 साल में स्किल डिग्री से अगर युक्त हो सकते हैं उनको अग्निवीर कहा जा रहा है, और ऐसी साजिशन विरोध में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और जो लोग किसी और गुस्से में देश को जलाना चाहते हैं उन लोगों से मेरी प्रार्थना है, देश आपका है, आप सब इसके लिए ऐसे ऐसे कार्यों पे लोगों को ऐसे भड़काने का कार्य ना करें। सापरा साहब जवाब दें। भाजपा खुलकर कह रही है, अभी आपने सांसद जी को भी सुना, कि इसके पीछे साजिश करने वाले लोग भी हैं, नाम छात्रों का है, पीछे जो हैं वो राजनीतिक ताकतें हैं, जो वो विरोधी ताकतें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जब युवा को एक अग्निपथ पर चलाया जाए जबरदस्ती और उसके संयम की अग्नि परीक्षा हो, तो मेरे ख्याल से इस तरह का वातावरण वो बनता है। ये जो मिशन अग्निपथ स्कीम सरकार लाई है, इसमें युवाओं के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ना तो उनको कोई रैंक है, ना पेंशन है। यानी जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, वो सरकार नो रैंक नो पेंशन वाली स्कीम लेकर के आई है। ना ही उनका भविष्य जो है वो स्थिर है। यानी 25% लोगों को तो नौकरी इसमें मिल जाएगी, लेकिन 75% लोग जो इससे बाहर जाएंगे वो भविष्य में पकोड़े तलेंगे या चौकीदार बनेंगे, ये उनको अभी तक नहीं पता है। तो इस तरह की स्कीम ला करके सरकार अगर युवाओं के हाथ में झुंझुना देना चाहती है या एक लॉलीपॉप दिखा करके अपना राजनीतिक मकसद हल करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से युवा इतना बेवकूफ नहीं है। क्या राजनीतिक मकसद हो सकता है सरकार का इसके पीछे? और वो युवा बाहर आया है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड सौरभ जी, 10 सेकंड। ये वो युवा बाहर आया है जो 2-2.5 साल से रुका हुआ है, अपनी परीक्षा दे करके रुका है, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट दे करके रुका है। उनको जब पता चलता है कि अब उनकी बारी आगे नहीं आने वाली है और ये नई स्कीम आई है, तो निश्चित रूप से वो अपना रोष और आक्रोश प्रकट करेंगे। चलिए, अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहा कि इसके पीछे सरकार की मंशा, इसके पीछे सरकार की क्या पॉलिटिकल लक्ष्य जो है वो साधना चाहेगी? देखिए, सरकार का पॉलिटिकल लक्ष्य या उसका जो भी लक्ष्य मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरकार जो है वो पेंशन से छुटकारा पाना चाहती है, पेंशन मुक्त भारत बनाना चाहती है। इनको ऐसे लगता है कि बहुत भारी मात्रा में पेंशन जो है वो देनी पड़ रही है सरकार को, तो उससे मुक्त होने के लिए ये इस तरह की स्कीम लेकर के आए हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम है, यानी ठेके पर अब आर्मी में भर्ती होगी। आप सोचिए, 135 करोड़ की संख्या वाला देश अगर ठेके से आर्मी में भर्ती होगी, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती होगी, और जिस देश को चारों तरफ से घेरा हुआ है चीन ने, पाकिस्तान ने, यानी हमारे उनके मंसूबे हमको पता है कितने खतरनाक है, तो ये सरकार क्या करने जा रही है? यानी इसके ऊपर या तो पहले एक पायलट प्रोजेक्ट कर लेते, विशेषज्ञों से डिटेल इस पर बहस हो सकती है सापरा साहब की, क्या ये स्कीम ऐसे एकदम से लागू की जानी चाहिए थी या धीरे धीरे कोई पायलट प्रोजेक्ट करके? लेकिन आपने भी 2 बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय सेना को ठेके पर चलाना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट सैनिक के बूते पर चलाना चाहती है, और दूसरा पेंशन से छुटकारा लेना चाहती है। एक मेहमान, 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त और ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज की चर्चा पॉलिटिकल भी है और जो इसका मिलिट्री पहलू है या जो फौजी पहलू है वो भी हम इस पर समझेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पप्पू यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के, और हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। पप्पू यादव जी का, हनुमान बेनीवाल जी का बहुत स्वागत है। मनोज जी, आज आपके ऊपर जवाब देने की जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, राजनीतिक विरोधी आपके सामने काफी हैं। मैं पप्पू यादव जी का भी एक उनका बात लेकर के फिर आपके पास आता हूं। पप्पू यादव जी, सबसे ज्यादा आग लगी हुई है बिहार के अंदर, ट्रेनें जलाई जा रही हैं। मैंने आपका ट्वीट पढ़ा,
आपने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये अभी तो हो रहा है, 4 साल के बाद जो नौकरी में नहीं रहेगा सेना की, वो जब बाहर आएगा तो इससे ज्यादा बुरा हाल होगा, इससे ज्यादा हिंसा और आगजनी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी से वो लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। पप्पू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार देखिए, म्यूट तो नहीं है। हाँ हाँ, बोले 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 बोलिए। मैं एक बात आप समझिए, ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही है लगातार, चाहे वो कोरोना के पीरियड में हजारों लोग मरे, चाहे किसान 900 मरे, चाहे लॉकडाउन के पीरियड में नोटबंदी के समय जो बर्बादी हुई, जब बड़े बड़े लोग लगे हुए थे कि यह नोटबंदी यह गलत है, काला धन तो कितने जब आ गए, कितने चीजें हो गई, उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। जीएसटी के समय आप जब जो बात बोले, फिर बाद में अमित शाह जी ने कहा वो चुनाव के समय जुमला था। आप चलिए, आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, 16 करोड़ नौकरी गायब हो गई। लॉकडाउन और महंगाई के बीच में जब ईएमआई में जब आपने ब्याज रेट बढ़ा दिया, उससे लेकर के अभी तक जो हालात है, और जब इकोनॉमी हमारी डॉलर से नीचे चले गई और बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमको एक बात यह बताइए कि आप 32 करोड़ के लगभग रोजगार गई है लॉकडाउन और इस बीच में 40 से 60% प्राइवेट लोग नौकरी से निकाल दिए और मिडिल क्लास के व्यापार बंद हो गए, किसान की स्थिति सबसे बुरी हुई। इस बीच में आप 24 के समय में आप 10.5 लाख नौकरी की बात कर दिए, और उस वक्त अब अग्निवीर अग्निपथ नई जुमले को आपने शुरुआत किया। आप कहते हैं युवा 17 से 23 में शादी का आपने डेट दिया है, तब तक बेरोजगार। 17 से 23 के बाद आप हमें यह बताइए, 6 महीना 9 महीना से 12 महीना ट्रेनिंग पीरियड होता है, एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग मिनिमम 7 साल 8 साल लगते हैं। जब कोई भी नौकरी पेशा वाला लोग 2 से 3 जगह जाता है, एक परिपक्व जिम्मेदार इंसान कहलाता है। लेकिन हमारा जो जवान है वो जज्बात के साथ लड़ता है, वो पैसे के लिए कम, वह 140 करोड़ और संविधान भारत की रक्षा के लिए। उन्हें लगता है कि मेरे पीछे हमारा अलाउंस है, हमारी सरकार हमें सुविधा देती है, हमें पेंशन देगा, हमारे बच्चे जी पाएंगे, हमें सरकारी दवाई मिलेगी, हम मर भी जाएंगे तो हमें हमारे परिवार को जानवर की तरह ही जिंदगी जिए, लेकिन जी तो लेंगे। आज तो आपने मौत जी के जी मार दिया। अब उनके मन में डर है, मैं क्यों मरूं, बॉर्डर पर गोली क्यों खाऊं, वो टाइम पास करना चाहेंगे बेचारा। वो तो भारत के लोग हैं। नहीं, मुझे ये बताइए पप्पू यादव जी, ये सारी बातें आपने पहले से ही सोच रखी हैं कि ऐसा 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 हो जाएगा? अभी तो स्कीम अनाउंस हुई है, लागू हुई नहीं, भर्ती शुरू नहीं हुई है, आप कह रहे हैं वो लड़ेगा नहीं, जज्बा नहीं होगा। सर मेरी बात को सुनिए, जब पप्पू यादव के मन के भीतर, तो पहले नरेंद्र मोदी जी को कहिए तय कर ले कि 10 साल से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर, 5 साल से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर, 8 साल हो गया, 4 साल हो गए, हाँ। वो रिटायर कर जाए, और 8 साल से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति। पप्पू जी, आप तुलना जो है प्रधानमंत्री की कर रहे हैं सैनिक के साथ, दोनों का सम्मान मैं कहता हूं अपनी जगह पर। सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री को, सर पप्पू जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री को सियाचिन में जा करके बंदूक उठा करके लड़ाई नहीं लड़ना है ना, वो तो सैनिक को लड़ना है ना। सर पेंशन सवाल है ना, अलाउंस सवाल है ना, तो एमपी एक दिन बने, एमएलए एक दिन बने, गवर्नर एक दिन बने, उसको आजीवन बिजली, पानी, रेल, ट्रेन, हवा, बेटा को, बाप को, दादा को, नाना को, सबको फ्री, ठीक, सबको फ्री। ये बात सही है। और जो लोग जिंदगी देंगे, आप 25,000 रुपया महीना पेंशन कर दीजिए। नहीं ठीक, ये आपका अब जो आपने तर्क दिया है इस पर बहस हो सकती है, ठीक है। मनोज तिवारी जी के पास आपका प्रश्न लेकर मैं जा रहा हूं। एक सैनिक की पेंशन रोक ली, प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री, गवर्नर, तमाम लोग केंद्र से लेकर राज्य तक और जितनी तमाम सरकारी नौकरियां हैं सब में जो है, सब में पेंशन, केवल सैनिक की पेंशन खत्म। सौरभ जी, मैं 2-3 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। एक तो जो पप्पू जी को ये पता है कि इस देश में जो लोग नौकरी नहीं करते थे उनका भी पेंशन शुरू हुआ है। अटल पेंशन योजना को थोड़ा सा समझ लेंगे पप्पू जी तो उसको और लोगों को बताने में बड़ी आसानी होगी। दूसरी चीज़,
कि 2 साल से कोविड था। सापरा जी अभी बोल रहे थे कि 2 साल से क्यों नहीं हुआ। सर, कोविड का जो नुकसान हुआ है वो दुनिया में सबको हुआ है। कोविड के कारण वो भर्तियां आगे टली हैं, और जो मेडिकल पास हैं, जो लोग फिजिकल पास हैं, उनकी सेना अपनी व्यवस्था कर रही होगी। उसको इस स्कीम से मत जोड़ के देखिए। दूसरी बात कि 75% छापरा जी ने कहा कि क्या करेंगे। आप देखिए, अगर 25% को परमानेंट इस टेस्ट के बाद लिया जा रहा है सेना में, तो हमारे पास कितनी स्किल्ड सेना मजबूत होगी। आप इस पे जरा सा विचार करिएगा। और बाकी जो 75% बचेंगे, आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया हम इनको एकोमोडेट करेंगे, उत्तराखंड ने किया हम इनको एकोमोडेट करेंगे, बीजेपी की जहां जहां सरकार है सबने कहा हम एकोमोडेट करेंगे, और बाकी सरकारों के लोग आग लगाने में लगे हैं। आप ये क्यों नहीं समझ सकते कि इस देश के युवाओं को 24 साल में इतना बड़ा कैरियर मिल जाए जहां से वो आगे न जाने कितने अवसर उनके सामने खड़े होंगे। उसका विरोध करना इसलिए सिर्फ कि इससे विपक्षी पार्टियों का भविष्य खराब हो जाएगा, नरेंद्र मोदी सफल होंगे, हमारी सरकार सफल होगी, इसलिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इसमें भ्रम मत फैलाइए। हम देश के युवाओं को सर्वश्रेष्ठ अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सापरा साहब, एक मिनट, जरा हनुमान जी का भी एक रिएक्शन ले लो, मैं आ जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर जी। राजस्थान में बहुत जगहों पर हमने देखा ऐसे ही हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। आपकी इस पूरी स्कीम को लेकर के आपके विचार क्या हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? देखिए, हमने पहले ही दिन जिस दिन अग्नि पर लागू किया, राजनाथ सिंह का बयान आया, उसी दिन हमने विरोध कर दिया था कि आप एयर इंडिया से लेकर रेलवे तक को बेचने की तैयारी में हो, तो सेना को भी ठेके पे दे देना। एक जज्बा, सैनिक खाली रोजगार के लिए बॉर्डर पर नहीं जाता। जब सेना में कोई भर्ती होता है, उसके अंदर जज्बा होता है। 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर लड़ता है अपने 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाइयों के अंदर आपने देखा होगा कि थल सेना पे जिस तरह मजबूती से हमारा सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है, उतनी मजबूती से देश के अन्य सैनिक नहीं लड़ते। उनकी भावनाओं को ठेस लगी है, और इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कल झंडे के साथ पूरे राजस्थान में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मैं देश के नौजवानों की ये भी अपील करूंगा कि हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं हो। अभी कुछ बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे थे कि इनके पीछे कई लोगों का हाथ है। ये किसी का हाथ नहीं है। नौजवान खुद ये सोच रहा है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया। कोचिंगों के अंदर जाके, डिफेंस के अंदर जाके लाखों रुपए हमने जमा कराए, और अब हमारे पास कोई रात को सरकार ने 2 साल का आदेश निकाला, कोई इलेक्शन दिया जाएगा एज के अंदर। आत्महत्याएं देश का नौजवान कर रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार में मैं क्या करूंगा। और सबसे बड़ी बात, में 2 मिनट 1 मिनट में समाप्त करूंगा अपनी। सबसे बड़ी बात कि 4 साल के लिए आप जिसको ले जा रहे हो, तो वहां की सिक्योरिटी भी लेकर आ जाएगा, और 25% कौन परमानेंट होगा? या तो आप चुनाव की कोई चमचागिरी करेगा, या कोई पॉलिटिकल उत्सव होगा। और 75% जो आएगा, वैसे पूर्व वक्ता जो बता रहे थे नेता, 75% आएगा, हथियार चलाने का लाइसेंस भी 6 महीने के अंदर ले लेगा। एक बार की घटनाएं बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी। ये सही बात है। हाहाकार मच जाएगा देश के अंदर। चलिए, मैं इसका जवाब भी ले लेता हूँ। एक मिनट, किसान आंदोलन के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें सरकार ने कही। मैं एनडीए का हिस्सा था, हमने एनडीए छोड़ी, और बीजेपी के नेताओं का बिल वापस नहीं ले गए, बिल वापस हुए। ठीक है हनुमान जी, आपकी आवाज भी बहुत साफ नहीं आ रही, लेकिन आपकी बात, जो आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि वो जो 75% जो है जिसको सेना में जगह नहीं मिलेगी, वो हथियार का लाइसेंस लेगा, समाज में गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, अराजकता बढ़ जाएगी। अब हमारे साथ जो 2 फौजी मेहमान हैं, दोनों, मैं अगर गलत नहीं हूं तो डीजी इन्फेंट्री भी रह चुके हैं। तो मैं पहले जनरल अस्थाना से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, स्टूडियो में मेरे बगल में हैं। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया, 2 मेहमानों ने बोला कि ठेके पर सेना को चलाने की तैयारी हो रही है। क्या ये आरोप सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी बोलूँगा, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में पढ़ना नहीं चाहूँगा। डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी बात करने का हक है, हर एक अपने विचार करता है, और पॉलिटिक्स भी होती है, ये एसेंशियल है डेमोक्रेसी का। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन हम सिर्फ प्रोफेशनल एंगल से ही इस पूरी चीज़ को आंकते हैं, और इसका आकलन मैं बताऊंगा। और मेरी अपील रहेगी सभी युवाओं से जो सड़कों पर हैं या किसी भी किस्म की वायलेंस कर रहे हैं, कि देखिए, वायलेंस किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर कोई भी जवान या कोई भी बच्चा ये समझता है
कि वायलेंस करने से वो जड़ा बहुत बड़ा देशभक्त बन जाएगा, तो ये गलत बात है। फौज देश की सुरक्षा के लिए है, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो ये जो वायलेंस का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात, क्योंकि प्रॉब्लम सारी ये है कि बाहर जो युवा हैं वो इस स्कीम को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, और जो स्कीम रोल आउट हुई है उसके पीछे सोच क्या है वो आप ठीक से समझ नहीं पाए हैं, और मैं उसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए कि अगर आप 17 साल के बच्चे हैं और आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप या तो आप इस योजना के साथ फौज में जाएं, और या आप सड़क पर अपने पिताजी के पैसे पर इंटर करें, ग्रेजुएशन करें और नौकरी ढूंढें। दोनों हालतों में नौकरी ढूंढने का टाइम तकरीबन 20-21 साल होता है। और जब आप इस योजना के तहत जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका जिस दिन आप इसमें घुस गए, आपके पिताजी के ऊपर से आपका बर्डन हट गया। गवर्नमेंट आपको, अगर आप हाई स्कूल में घुसे थे तो आपको इंटर में ले जाएगी, इंटर में अगर आप घुसे थे तो आपको ग्रेजुएशन में ले जाएगी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी बोल दिया है। उसके बाद आपको 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कुछ पैसा होगा। अभी कंपेयर कीजिए, 12 लाख रुपया होगा। हाँ, अभी आप कंपेयर कीजिए दूसरे आदमी से जो इसमें नहीं घुसा। वो लड़का अपने पिताजी के पैसे पे पहले इंटर करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, वो भी नौकरी में खड़ा होगा। नौकरी ढूंढने की नॉर्मल उम्र हिंदुस्तान में इस समय 20-21 साल है। इस योजना में यह सोच विचार किया गया है कि हमें उस आदमी को 21 साल में फ्री करना है। क्यों 21 साल? क्योंकि जितनी भी चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, कोई भी है, उसकी एंट्री की एज जो है वो 23 या 24 साल है अपर लिमिट। यानी कि आप किसी भी नौकरी के लिए ओवर एज नहीं होंगे। तो अब आप अपने आप को कंपेयर कीजिए सड़क से। जो आप बोल रहे हैं कि मैं सड़क में आ जाऊंगा 4 साल के बाद में मेरा क्या भविष्य होगा, अरे भाई आप किस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में पैसा है, आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई भी गवर्नमेंट के खर्चे पे कर ली, और आपका जो साथी है वो अपने खर्चे पे चलता रहा और आप उसके साथ खड़े हो गए जाके कंपटीशन में। नंबर 1, ये उन लोगों के लिए जो 75% है। अभी है जो 25% जाहिर है कि वो फौज में आ गए तो उनके साथ फौज वाली वो होगी। अब इसमें गवर्नमेंट को फौज का क्या फ़ायदा है? क्योंकि फौज भी ऑब्वियसली कोई कारण है, हम लोग इसीलिए ये कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मल आज की डेट में हमारा जो फौज की जवानों की एवरेज एज तकरीबन होती है 26-28। जब हम इस स्कीम को लगाते हैं तो तकरीबन वो हो जाएगी 22-23, यानी कि 6 साल यंग हो जाएगी फौज। नंबर 1। नंबर 2, अभी की हालत में जो हमारा जवान होता है, अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो या तो हमें उसे डिसिप्लिन के केस में बाहर निकालना पड़ता है या हमें किसी और इनएफिशिएंसी में निकालना पड़ता है। इस केस में हम उन लोगों में से बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। अभी क्यों 4 साल लिया गया है, क्यों 21 साल? इसलिए कि 4 साल का मौके में वो एक फील्ड का टेन्योर करेगा, एक पीस का टेन्योर करेगा, और इन 2 टेन्योर में हम उसको परख पाएंगे, और परखने के बाद में ठोक बजा के हम उस आदमी को एंट्री करेंगे फौज के अंदर, जिससे जो बहुत ज्यादा काबिलियत वाला है जी। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब आप देखिए कि फौज की कैपेबिलिटी में क्या फायदा हुआ और जवान जो बच्चा है उसको क्या हुआ। अच्छा, तो अब अगर आप एक बच्चे हैं तो आप सोचिए कि आपका नुकसान हुआ तो बहुत अच्छे से जनरल साहब आपने समझाया। और अभी जब आप ये तुलना कर रहे थे कि वो अग्निवीर जो सेना में नहीं रह पाएगा वो क्या लेकर के बाहर जाएगा सेना से, उस बनिस्बत की वो बच्चा जो कि केवल 10वीं के बाद 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद नौकरी ढूंढ रहा होगा। पप्पू जी उस पर कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए पप्पू यादव जी। सर, मेरा 2-3 ही सवाल है, फिर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। एक तो पहले इनको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल का की तैयारी या कोई भी बड़ी तैयारी, हम 25 साल तक हमारे पास बेहतर उम्र होती है। हम ये गवर्नमेंट एक पॉलिसी नहीं लाती, चाहे IIM हो, IT हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, हम उस पर बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं। आइए मैं सेना की बात करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो नौकरी की बात आप लगातार कर रहे हो, एक तो पहला आप ये समझो कि 16 करोड़ नौकरी क्या हुई, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ। दूसरी चीज, इस भारत में महाबेरोजगारी जो भुखमरी की स्थिति क्या है। तीसरी, जो लास्ट आपने ये अग्निपथ लाया, इसमें आप एक बात बताओ
कि पेंशन या सरकारी अलाउंस या ये सारी चीजें जो 11 लाख की बात बार बार हो रही है कि हमको 11 लाख रुपया मिलेगा, क्या 11 लाख रुपये में कोई एमएलए, मंत्री, संतरी, पदाधिकारी या बड़े बिजनेसमैन अपने लाइफ को सस्टेन करेंगे? एक। दूसरी चीज, जब वो निकलेंगे तो मेरा सिर्फ दो बात कहना है कि क्या जब आप कह रहे हो कि यूपी या अन्य स्टेट कहती है कि मैं नौकरी दूंगा, तो आप एक जिस तरीके से किसानों को आपने लिखित नहीं दिया, अंतिम में आप वापस हुए, आप कोरोना में आप मजदूरों को आपने क्या किया? क्या कल आपकी फिर जुमलेबाजी? क्या 75% जो बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिली, जो 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद आए गए, 3.5 साल वो एक परिपक्व भी नहीं हो पाएंगे, 4 साल में वो जवान 23 साल होते होते बाहर हो जाएंगे, तो क्या 11 साल में उसकी जिंदगी सस्टेन हो जाएगी? जब उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो पप्पू जी आपको जाना भी है तो ठीक है, इसी बात को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं 1 मिनट में लास्ट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब मेरे भीतर आप जज्बात के साथ सैनिक होता है, 140 करोड़ की सुरक्षा और देश राष्ट्र की बात हम, या कौन ये सवाल उठाया था 1 नेशन 1 रैंक 1 पेंशन 1 सारी चीज 35% सैनिक में लेंगे, तो क्यों नहीं आप लिखित दे देते हो कि इंटायर 75% को पहला लाइन होगा जो पुलिस में बहाली होगी? क्या ये किसी प्राइवेट कल? चलिए ठीक है, बहुत सारे राज्यों ने, मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की है कि उनको प्राथमिकता देंगे। आप चाहते हैं कि इसकी गारंटी हो जाए, ये एक विषय हो गया। इनकी बात का जवाब दे दीजिए, फिर आप जाना भी चाहते हैं। इन्होंने ये पूछा, पप्पू जी इतना प्रश्न का जवाब दे दीजिए बस। इन्होंने ये कहा कि एक ग्रेजुएट जो 21 साल की उम्र में नौकरी ढूंढने जाएगा और वो अग्निवीर जो सेना से निवृत्त होकर ग्रेजुएट भी हो गया, उसको 4 साल का अनुभव भी हो गया सेना का, और उसके बाद उसके पास 11-15 लाख रुपया भी होगा क्योंकि वो अपनी सैलरी का भी कुछ पैसा बचाएगा। दोनों में से कौन बेहतर परिस्थिति में होगा? पप्पू जी। सर वो बहुत क्लियर है सर, जो नौकरी ढूंढने जाएगा, इस देश में नौकरी है, 16 करोड़ नौकरी, क्या हुआ? यही बात तो मैं कह रहा हूं। अरे आप नौकरी नहीं है तो नौकरी तो फिर बाकी ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान में बहुत से लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। और जो 11 लाख रुपए की बात आप कर रहे हो, 11, तो सर एक काम करिए ना, नेता को 2 लाख के लगभग पेमेंट है, प्राइम मिनिस्टर को 3 लाख के लगभग पेमेंट है, तो फिर नेताओं को और अन्य पदाधिकारियों को जिसको IAS IPS को इतने पेमेंट है, उसको इतने बड़े बड़े कोठी। अच्छा बार जो है ये अच्छा पप्पू जी, ठीक है पप्पू जी, मैं उत्तर ले रहा हूं आपकी बात का। जनरल मैं जनरल कुलकर्णी के पास जाना चाहता हूं। जनरल साहब, बार सभी लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका एक ही ये कहना है कि पैसा बचाने के लिए फौज को चुना गया, केवल पेंशन का पैसा बच जाए, तनख्वाह का पैसा कैसे हमारा कम हो जाए, इसके लिए सैनिक का पेंशन जो है वो छीन लिया गया है। क्या यही एक उद्देश्य मात्र था इस योजना के पीछे? सौरभ जी धन्यवाद। आपने देखा होगा कि डिस्कशन से एक बात साफ साबित होती है कि कईयों को इस स्कीम के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और क्योंकि इसका परसेप्शन और एप्रीहेंशन होने के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। इसमें पैसा बचाना मकसद नहीं है, पैसा बचेगा ये उसका फॉल आउट है। मकसद एक है कि पूरे देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो टेक सेवी है, और फौज को बार बार जो बाकी कमिटियां बार बार पिछले 15-20 साल से बोल रही हैं कि जो नॉर्मल एज है जवानों का वो 32 साल हो रहा है, उसको कम किया जाए। कारगिल कमेटी के बाद अफसरों का एज जरूर कम हुआ है और जो कमांडिंग ऑफिसर्स है वो काफी यंग हो गए, लेकिन जवानों का जो एज है उसके ऊपर पूरा ये जो कहते पूरा ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए फिर ये यकीन किया गया कि अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो अग्निवीर आएंगे इनसे जो एज प्रोफाइल होगी वो 26 एवरेज होगी। नंबर 2 सबसे बड़ी बात जो है, ये हम लोग जो बार बार कह रहे हैं, ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है ये इसलिए मिल रहा है कि शायद उनको लग रहा है कि 75% लोग रास्ते पे होंगे, 75% लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, 75% लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 25% लोगों को ही सब कुछ। क्या गलत, साफ गलत। 75% लोगों के लिए प्रोविजन है। सरकार मुझे लगता है जल्द ही इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकालेगी, जिससे कि जिस डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन की जरूरत है, जो सिर्फ अग्निवीर ही लेंगे,
एक दफा उस तरह का आश्वासन मिल जाएगा काफी। इसके अलावा जो वो सरकार में या फौजी नौकरी या पुलिस की नौकरी या रेलवे की नौकरी नहीं करना चाहते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी लोन है, उनके लिए भी इंडस्ट्रियलिस्ट फॉरवर्ड आगे आए हैं और इनको खुद लड़कों के हर एक के पास जेब में 12 से 15 लाख रुपए हैं। मुझे लगता है इससे दो चीजें साफ जाहिर होती हैं। एक, जो देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला है वो और सुदृढ़ होगा, क्योंकि जो भी जवान होंगे टॉप क्लास होंगे, क्योंकि 25% में हमने सिलेक्ट करने हैं, हर एक बटालियन के अंदर 30 या 40 होंगे। आपने बड़े अच्छे से समझाया। सापरा साहब, मनोज जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। एक क्लैरिफिकेशन हम सबको जानना चाहिए, मैं जनरल साहब से पूछना चाहता हूं। ये जो लड़के या जो भी नौजवान आज यहां पर आगजनी कर रहे हैं ये सोच करके कि मेरा मौका छिन गया, कितनी भर्ती आज से पहले साल भर में सरकार करती थी या सेना करती थी, तीनों सेनाएं मिलाकर के? अभी आपसे पहले एक जनरल साहब आए थे, उनका अंदाजा था 50,000 के करीब एवरेज है। हम 50,000 भर्ती हर साल करते थे। आज आप पहले साल में 46,000 कर रहे हैं और यह निरंतर आप हर साल करते रहेंगे। आज 50,000 भर्ती को लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे जाने लाखों लोगों की नौकरी छीन ली गई है, जाने कि कितने लाखों लोगों का भविष्य जो है वो उजाड़ दिया गया है। कितने लोग अप्लाई करते होंगे और उसमें से सिलेक्ट कितने भर होते हैं? देखिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। नॉर्मल 60,000 के करीब लोग पेंशन जाते हैं और 60,000 के करीब ही भर्ती होती है अगर एवरेज निकाला जाए। कभी 50 हुई हैं और कभी 80 हुई हैं, ये इस तरीके से वेरिएशन होता है, लेकिन 60 के करीब समझ लीजिए, आप मान के चलिए। इस योजना में हम लोग पहले साल 40 कर रहे हैं और उसके बाद ये भी बढ़ेंगी। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि दो चीज़ें मैं इसमें समझाना चाहूँगा। एक तो एक एग्रीव्ड पार्टी थी जिनको जैसे 2 साल कोरोना हुआ और कुछ पॉलिटिशियंस भी इसके बारे में बात कर रहे थे। 2 साल कोरोना हुआ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए क्योंकि उन 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो उनके लिए ये जरूरी है कि ये मानी हुई बात है कि ये लोग एग्रीव्ड पार्टी हैं और उसके लिए आज सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि एक बार वन टाइम 23 पे किया जाएगा, कि उनको 23 तक एनरोलमेंट किया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वन टाइम क्यों है और ये वन टाइम ही रहना चाहिए, क्योंकि जो मैंने अभी पूरा समझाया था वो एडवांटेज अदरवाइज हमारा लूज हो जाएगा। क्योंकि 21 साल में हम इस यंग आदमी को जब वो बाहर जाता है, हम ये चाह रहे हैं कि वो किसी भी नौकरी के लिए ओवर एज ना हो और इसीलिए वो 21 ही रहना चाहिए। तो इसलिए हम ये एक बात है। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो सवाल पूछा, जो अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले हुआ था कि हमें फौज को राइट साइज करना है, क्योंकि अगर हम नया टेक्निकल जो चीज़ें हैं और टेक्निकल क्वालिफाइड अगर हमें मैन पावर चाहिए, तो हमने ये देखा है कि जो पुराने 30-35 साल के सोल्जर्स हैं उनको टेक्निकल चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है और 17-18 साल के बच्चों को टेक्निकल चीज़ें समझाना थोड़ा आसान होता है। अभी जो है इसमें तो एक टेक्निकल एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें हमें थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है। दूसरी अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, राइट साइज करना। राइट साइज मतलब सेना का साइज कम करना है। हाँ, अब जो 50 और 40 के बीच में आपने फर्क बताया, तो सवाल यह है कि हम चाह रहे हैं कि मॉडर्न इक्विपमेंट ज्यादा आए और जो हमारी सेना है, सेना का साइज कम नहीं होगा, जो कटिंग एज है, जो लड़ने वाले हैं वो उतने ही रहेंगे। अच्छा। लेकिन जो हमने दाएं बाएं बाहर भेजे हुए थे, जैसे मिसाल के तौर पे MES है, अरे वो उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, तो जो चीज हम आउटसोर्स करना चाह रहे हैं वो हम आउटसोर्स कर देंगे, तो उसमें हमारे सोल्जर वापस आ जाएंगे। आपका लड़ने वाला जवान वो कम नहीं होने, वो कम नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं हो। चलिए ठीक है, सापरा साहब बोले। और अभी पेंशन की बात भी आप कर रहे थे, जनरल कुलकर्णी ने कहा पैसा बचना इस स्कीम का बाय प्रोडक्ट है, उद्देश्य नहीं। मैं अभी मेजर जनरल साहब जो 23 वर्ष के युवाओं की बात कर रहे थे कि 21 से बढ़ाकर के सरकार ने 23 कर दिया है एक बार के लिए। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, ये 23 यहाँ ये एक बार के लिए, ये 23 भी तब हुआ है मेजर जनरल साहब जब 2 दिन या 3 दिन का प्रदर्शन हुआ है, यानी सरकार की आंख अब खुली है। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि एक पायलट प्रोजेक्ट अगर पहले किया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती है, जो आगजनी चल रही है ये न होती। दूसरी बात, आदरणीय मनोज तिवारी जी जो बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अनेक बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने कहा है, आश्वासन दिया है कि वो स्टेट पुलिस में अकोमोडेट कर लेंगे या और कई जगहों में अकोमोडेट कर लेंगे। अब इस देश के युवा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि ये जुमलाजीवी सरकार है। यानी 2014 से अगर इस सरकार के जुमले देखे जाएं, इनके आश्वासन देखे जाएं,
चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, 2014 से प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों की बात की, जबकि आज तक 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। उसके बाद में अगर देखें तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात इन्होंने की, जो अभी तक नहीं हुई। किसानों का आपको पता है 1 साल आंदोलन चला है। तो देश का युवा जो है वो इन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमारी राज्य की सरकारें इस पर नोटिफिकेशन लाएंगी, लेजिस्लेशन लाएंगी? इसका वादा अभी होना चाहिए और वो लेजिस्लेशन भी तुरंत आना चाहिए, तब जाके युवाओं को ये खातरी होगी। तीसरी मेरी बात ये है कि जब दोनों विशेषज्ञ बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जब ट्रेनिंग होती है तो आमतौर पर मिलिट्री की ट्रेनिंग तकरीबन 11 महीने की या 12 महीने की होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसमें हर साल का 2 महीने की इनकी छुट्टी भी होगी, तकरीबन 1 साल इनका निकल जाएगा। 3 साल का इनका खाली वो होगा जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा। अब ये 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में इस तरह की एक फौज न बन जाए कि ना तो क्वालिटी है और ना ही क्वांटिटी है। ठीक है, तो मेरा आग्रह यह है सरकार से कि आप ये तमाशाजीवी सरकार जो है ये तमाशा करना बंद करे। आज युवा जो है वो गुहार लगा रहा है। ठीक है सापरा साहब, मैं आपकी बात का उत्तर मनोज तिवारी जी से ले अर्थी दो, ठीक। वर्दी दो या अर्थी दो, ये बहुत 75% बहुत गंभीर स्लोगन निकला है। जो नौकरी में नहीं रह पाएगा उसके लिए आज जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उन आश्वासनों को गारंटी में तब्दील किया जाए। मनोज तिवारी जी। सौरभ जी, हम जो कहते हैं वो गारंटी ही है। हमने जो जो किया है उसको पूरा किया है। हमने कहा था कि किसानों का अनाज का मूल्य बढ़ेगा, तो आज एमएसपी आप देख लीजिए 2013-14 में क्या था, आज क्या है। तो हम जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करिए। और जैसे अभी हमारे सापरा साहब ने कहा, देखो अब मुझे बोलने दो 2 मिनट। 50% की बात आपने की, समय भी जा रहा है, आपने उन पर काफी आरोप लगाए। मनोज तिवारी जी को याद दिला रहा हूं, देखो ठीक है, ठीक C2 प्लस 50% की इन्होंने। ओके सापरा साहब, ठीक है, बोलिए मनोज जी। आप देख लीजिए हम लोग जिस स्तर तक आ गए हैं वो गारंटी होती है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, सापरा साहब आपने अभी कहा कि बीजेपी पर अविश्वास हो गया है। क्या उस अविश्वास के कारण ही हमारे 4 राज्य वापस भाजपा को आए हैं? आपके अविश्वास का पैमाना क्या है? लोकतंत्री होना चाहिए ना। हमें उत्तराखंड ने वापस विश्वास दिया, उत्तर प्रदेश ने वापस विश्वास दिया, हमें गोवा ने वापस विश्वास दिया, हमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने वापस विश्वास दिया। तो सापरा साहब, जो लोगों का विश्वास है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक सापरा साहब आपको, मैं आपके साथ साथ में हनुमान भाई को एक बात बताना चाहता हूं। जैसे उन्होंने एक बात कही कि 4 साल बाद जो 75% आएंगे वो बंदूक चलाना सीख के क्या करेंगे। तो क्या जो 15 साल बाद वापस आते हैं वो आतंकवादी हो जाते हैं? हनुमान भाई, हमारे जवान के लोग भी 15 साल बाद वापस आते हैं। वो एज जो है बहुत अच्छी एज होती है। आप अपने सेना के ट्रेनिंग पे इतना शंका क्यों कर रहे हैं हम लोग कि सेना से जो आएगा ट्रेंड होके वो बंदूक चलाने लगेगा, गुंडा हो जाएगा, माफिया होगा? नहीं। और मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहता हूं सर, आपके कंक्लूड कीजिए सर। हमारा ये विश्वास करिए, हम 75% को उनका अच्छा भविष्य देना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलें सर, मैं शुक्रिया करूंगा। आप सबका समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद। मनोज तिवारी जी आपका, जनरल अस्थाना, जनरल कुलकर्णी का, साफरा साहब का, हनुमान जी का, और पप्पू यादव जी भी हमारे साथ काफी देर रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।